नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश नेता तुम ही हो कल के में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधीच और आज इस कार्यक्रम के सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं जयपुर के SKIT कॉलेज में, जहां पर कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि देश के मसलों पर क्या कुछ विचार वे रखते हैं। साथ ही साथ में देश के ज्वलंत मसलों पर बातचीत करने के साथ हमारी उनसे ये भी कोशिश होगी कि हम जाने कि लोकसभा चुनाव को लेकर के युवा क्या रणनीति बना रहा है, देश की सियासत को चुनने वाला युवा क्या सोचता है, और साथ ही साथ में देश के उन मसलों को जिनको लेकर कि आज राजनीति गर्म है, उस पर हमारे युवाओं की क्या बेबाक राय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देश की सुरक्षा को लेकर इन दिनों चल रहे विवादों को, जिन पर हम जानने की कोशिश करते हैं युवाओं से कि वे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इन मसलों पर क्या कुछ विचार रखते हैं। क्योंकि जब से पुलवामा का आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही देश में सियासत गर्म है, सियासतदान लगातार विवादित बयानबाजी करते जा रहे हैं और ऐसे में युवा इनको क्या जवाब देना चाहते हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ में जो कुछ स्टूडेंट्स इस समय मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि फिलहाल देश में जिस तरह का सुरक्षा का माहौल देखने को मिला है और हमला हुआ है, उसके बाद में भी लगातार सियासत गर्म है और सियासतदानों के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सेना की हौसला को गिराता है, उत्साह को गिराता है। ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं? सर, मेरे हिसाब से जैसे कि ये सियासत गर्म हो रही है तो सर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर जो हमने किया है वो कुछ गलत नहीं है। हमने उनको देखा जाए तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर से हमारे ऊपर अटैक करेंगे, वो अटैक करते जाएंगे, हमें परेशान करते जाएंगे, हमें नीचे दिखाने की कोशिश करा जा रहा है, देखा जाए तो अलगाववादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा। तो सर मेरे हिसाब से ये जो सर हो रहा है, ये जो सर विवाद करे जा रहे हैं बार बार, सर ये सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर कर रहे हैं, राफेल के ऊपर कर रहे हैं बार बार कांग्रेस वाले, तो सर मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सबको एक साथ रहना चाहिए इस वक्त, कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन बीजेपी पर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इन मुद्दों को भुनाने में लगी है। उनको ये लगता है कि इससे सियासत गर्म होगी, जनता का जुड़ाव होगा और वोट बरसेंगे। क्या युवा ऐसा सोचता है कि इसके आधार पर चुनाव जीता जा सकता है? सर ऐसा कह भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं, लेकिन ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। ये दिखाता है कि सरकार अपने देश के प्रति कितनी समर्पित है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली सरकारों ने पहले भी हमारे ऊपर ऐसे अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन तब उतना इंटेंसिटी से जवाब नहीं दिया जाता था। अभी आप देखेंगे लगातार 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, तो ये हो भी सकता है कि शायद वो वोट्स के लिए करें, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो एक ईमानदार नेता होने का सबूत दे रहे हैं। ईमानदार नेता होने का सबूत कौन कब देता है ये तो खैर आगे पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो सबूत मांगे जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उससे दुश्मन देश में गलत मैसेज जा रहा है? सर, हम हमारे देश के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो बताए कि कितने आतंकवादी मारे गए, ताकि जो विपक्ष के बोल रहे हैं कि इन्होंने नहीं मारे तो उनको भी करारा जवाब मिले। आपको लगता है कि सबूत देने चाहिए सरकार को या इस पर जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की? नहीं, मेरे हिसाब से सबूत तो लोग जो मांगते हैं, जो काम नहीं करते हैं। जो कांग्रेस है, जो सरकार आती है और कुछ काम नहीं करती, बस वो सबूत मांगने के हिसाब से अपना वोट बैंक करना चाहती है, तो सबूत मांगना गलत है एक तरीके से। लेकिन आरोप लगते रहे कि सेना के नाम पर बार बार राजनीति की जा रही है और ये राजनीति भले ही सत्तारूढ़ पार्टी कर रही हो या फिर विपक्षी दल, कौन कितना पानी में है ये तय करेंगे हमारे युवा। और उनसे हम जानने की कोशिश लगातार यही कर रहे हैं कि जिस तरह से सेना के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी जो विवादास्पद है उससे सेना का मनोबल गिरता है? जी हाँ, बिल्कुल गिरता है, क्योंकि अगर हम देखें कि जहाँ तक कि जो उनके अंदर दम है, वो जिस तरीके से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि तुम कर रहे हो उसके अगेंस्ट हम ये कर सकते हैं, और उनको इस तरीके से गिरा दिया कि वो अगली बार भी फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारी सेना जवाब दे रही है उनको और उसके अगेंस्ट जब कोई बोल रहा है तो यह बिल्कुल गलत है, और हमें अपनी कंट्री के लिए हमेशा साथ में रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हमारी पॉलिटिक्स हमारी ही सेना के अगेंस्ट बोलेगी तो फिर इससे ज्यादा बुरी चीज हो ही नहीं सकती कोई। देश की सुरक्षा के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करना चाहता है युवा। और भी हमारे साथ में युवा साथी मौजूद हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि जब पुलवामा घटना को ये कहा जाता है कि ये दुर्घटना है, तब कैसी पीड़ा होती है? बहुत तगड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम पुलवामा अटैक में हुए 40 जवान हमारे शहीद हो गए। ये बहुत दुख की बात है कि वहाँ पर आतंकी हमला हुआ। अगर कोई और सरकार होती तो वो बस ये
देखती कि कुछ नहीं भाई, वो निकल रहे थे दिन पर। मोदी सरकार ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनकी एयर स्ट्राइक करके पठानकोट में बम गिराकर उनके 300 से ज़्यादा आतंकी ध्वस्त कर दिए और ठिकाने ध्वस्त कर दिए उनके। ये बहुत बड़ा। एक मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए आपको राजनीति करनी पड़े, आप किसी पद पर हों, भले ही मुख्यमंत्री बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, किस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह के मसलों का हल निकाला जा सकता है, या फिर जो आतंकी घटनाएं हैं उन पर हम लगाम लगा सकते हैं? किस तरह से कश्मीर का मसला हल हो सकता है? युवा वर्ग की क्या राय है? जैसा मोदी जी ने किया, बहुत सही किया है। नेता को अपने सेना को अपने पूरे हक मिलने चाहिए, उन्हें फुल छूट मिलनी चाहिए। जो वो करें वो बिल्कुल सही करें। आप प्रधानमंत्री के साथ हैं, मतलब इस घटना के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उस पर आप उनके साथ हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर उनके साथ हैं? मैं साथ तो हूँ, लेकिन जैसा किया है, एयर स्ट्राइक हुई है, जैसे इजराइल करता है या दूसरे देश में कहीं होता है, तो आने वाले 25 सालों तक किसी देश को पता तक नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन हमारे देश में इन पर मूवीज़ बनाई जाती है, इन गुप्त नहीं रखा जाता इन चीज़ों का। ये सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। बस यही बड़ी बात है जो युवा यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती रही है, लेकिन इसके बाद भी जो सरकार है या फिर जो भी सियासतदान है, उन्होंने इसे भुनाने की कोशिश की है। वो भले ही किस हद तक सफल हुए या नहीं हुए, ये तो खैर चुनाव के बाद पता चल सकेगा। लेकिन युवाओं का कहना है कि कम से कम देश की सुरक्षा पर वे किसी तरह की सियासत बर्दाश्त नहीं करते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे देश की सुरक्षा को लेकर की जा रही सियासत की। अब हम बात करेंगे इसी सियासत में जो प्रधानमंत्री के दावेदार बन रहे हैं, एक के बाद एक दावेदार सामने आते जा रहे हैं। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल दावेदारों की सूची देश में बहुत लंबी बन पड़ी है। ऐसे में युवा किस प्रधानमंत्री के दावेदार को पसंद करता है ये भी जान लेते हैं। तो हमारे साथ में कुछ युवा हैं जो कि बड़े ही अपने रोचक अंदाज में हमें ये बताने वाले हैं कि देश की सियासत किस तरफ जा रही है। कोशिश करते हैं हम उनसे जानने की। आप कुछ कवि हैं और कविता के फॉर्मेट में कुछ सुनाने वाले थे। जी बिल्कुल। सबसे पहले लोग बहुत बहुत इस्तकबाल, और जो आप शायद ये महफिल जो आपने सजाई है इसलिए धन्यवाद। सियासत देखिए, जो कौटिल्य ने, जो चाणक्य ने सियासत की जो आदर्शशिला, जो आदर्श रखे थे, वो प्रतिमान रखे थे, शायद कहीं ना कहीं आज वो प्रतिमान नहीं है। और सियासतदान जो सत्ता के गलियारे आज जिस छींटाकशी में लगे हुए हैं, जहाँ सत्ता पक्ष या विपक्षी दोनों कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री या कोई अपने पद की गरिमा नहीं रख रहा है। शायद उस संदर्भ में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, 3 नाम सौंपता हूँ सब आपको। उन 3 नामों में लगता है कि कहीं ना कहीं वो सियासत के वो 3 नाम, वो 3 आदर्श आज जरूरी हैं, तो समर्थन दीजिएगा। कि कंठ की विशैली राजनीति के पुरोधा, यहाँ इनके तिलों में कोई तेल नहीं मिलता। कि कंठ की विशैली राजनीति के पुरोधा, यहाँ इनके तिलों में कोई तेल नहीं मिलता। शास्त्री हो या कलाम हो या हो अटल बिहारी, इनके गुणों से कोई मेल नहीं मिलता। और हो बापू जैसा सद्भाव सब में, यहाँ राजनीति का ऐसा कोई खेल नहीं मिलता। और निज भुज दंड पर बनाया भारत अखंड, ऐसा यारों कोई पटेल नहीं मिलता। ऐसा यारों, तो जरूरी है कि आज ऐसे आदर्श, ऐसे प्रतिमान हमारी सत्ता में स्थापित हों। कहीं ना कहीं जो छींटाकशी या सत्ता पक्ष यदि करे या विपक्षी करें तो वो छींटाकशी बंद हो, और शायद नए युवाओं को, जो नए युवा जो आने वाले हैं सत्ता में, उनको कहीं ना कहीं एक आदर्श और प्रतिमान स्थापित, राजनीति में एक दूसरे पर छींटाकशी बंद हो, ये कहता है हमारा युवा। और कहता है कि शास्त्री और पटेल जैसे हमारे प्रतिमान फिर से देश में साबित होने चाहिए, तब जाकर के हम अपनी सियासत की सही सार्थकता समझ पाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो युवा हैं वो क्या सोच रखते हैं? प्रधानमंत्री के पद के लिए कई सारे दावेदार सामने हैं, आप किसे पसंद करते हैं? सर, जो प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, हम ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते जो सेना द्वारा किए गए कार्य के लिए उनसे सबूत मांगते हैं कि सबूत दीजिए क्या आपने स्ट्राइक की। हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहेंगे, जिन्होंने सेना को इतनी तक छूट दे दी कि आपको जो कुछ करना है वो कीजिए। अच्छा, सारे यहाँ मोदी समर्थक हैं, कोई राहुल को पसंद करता है यहाँ पर, या फिर अखिलेश, या फिर मायावती, या फिर ममता? काफी सारे दावेदार हैं देश में। क्या लगता है कि उनमें हम प्रधानमंत्री की छवि को ढूंढ सकते हैं? जी नहीं, देखिए, जैसे मोदी जी का कहना है कि हमारे देश की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जैसे वो अपनी हमारे देश की सुरक्षा के लिए राफेल जैसे एयर विमान वगैरह ला रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को और प्रबल बना। राफेल जैसे मसलों पर ही कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती जा रही है और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप भी लगा रही है, क्या कहेंगे उसे लेकर के? जी देखिए, उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि
मोदी जी ने कहा है कि उस क्लॉज के अंदर ये था कि हम उसकी डिटेल्स वगैरह जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ये भी कह चुका है कि सुरक्षा के नाम पर आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो कोर्ट ने वापस अगर एफिडेविट भी मांगा है कि अगर आप ऐसा कुछ है तो आप ऐसा सबमिट कर दीजिए कोर्ट के अंदर, फिर देखते हैं। और अगर फिर भी पॉसिबिलिटी बचती है कि अगर अपन आगे बता सकें कि कुछ भी, तो बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए कौन सबसे बड़ा दावेदार है? प्रधानमंत्री के लिए नाम मोदी नहीं, काम मोदी होना चाहिए। मतलब खूब सारे भाषण देने वाले प्रधानमंत्री होने चाहिए या फिर पहले जब से साइलेंट रहने वाले प्रधानमंत्री? सर, साइलेंट रह के काम करने वाले प्रधानमंत्री होने चाहिए, जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने सेना को इतनी आज़ादी दे दी कि वो जहाँ चाहे, जब चाहे और जो करना चाहे वो कर सकते हैं, फिर चाहे कोई आतंकवादी हो या चाहे कोई देश। तो विमान को लेकर के भी जिस तरह के सवाल खड़े हुए हैं और उसके बाद में जो जवाब सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे जो युवा हैं वो किस हद तक सहमत नजर आते हैं वो खैर आपने देखा। लेकिन हमारे सवाल इनसे लगातार जारी है और सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार वे अगले लोकसभा चुनाव में किसे मानते हैं। ज्यादातर युवा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के भी समर्थक नजर आते हैं। क्या है राहुल गांधी में वो दम? सर, मेरे हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी जी में वो दम है, कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से एक्शन लेते हैं, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ले सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि युवा होने के नाते राहुल गांधी युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? जी सर, ऐसा भी है। मैं ये मानता हूँ कि उन्हें भी मौका देना चाहिए, उन्हें भी एक बार प्रधानमंत्री का पद मिलना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। तो मैं सहमत हूँ कि एक बार उन्हें भी प्रधानमंत्री बनाया जाए। एक बार उनको प्रधानमंत्री वापस देखना चाहते हैं? यस सर। क्यों? क्योंकि सर यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, अच्छे एक्शन लेते हैं, अच्छी पब्लिक की सुनते भी है और उसके बाद ये अच्छा काम भी करते हैं, युवाओं को अच्छा प्रोत्साहन भी देते हैं। जिस तरह प्रोत्साहन भी देते हैं उस तरह राहुल गांधी को भी एक बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और अगर वो कुछ युवाओं के लिए अच्छा कर सके, जो हमारी जनता उसके लिए अच्छा कर सके, तो उससे ये पता लग सकता है ये कहाँ तक क्या कर सकते हैं, विकास भी कितना कर सकते हैं, तो उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के नाम तो सुझाते हैं, लेकिन मायावती, ममता और अखिलेश के नामों को लेकर के क्या कहता है युवा, ये भी हमारी जानने की कोशिश है यहाँ पर। और क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के नाते अखिलेश यादव या फिर ममता या मायावती को भी मौका दिया जाना चाहिए? सर, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि उनको देना चाहिए, बिकॉज उन पर कई सारे क्रिमिनल एक्यूजेशंस हैं। वो कई सारे घोटालों में दोषी पाए गए हैं और उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए, और वो करेंटली अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में है। तो अच्छा, कॉर्नर क्या कहता है? हम कॉर्नर से जान लेते हैं कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे पसंद करते हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ नरेंद्र मोदी के समर्थक ज्यादा नजर आ रहे हैं। और बात कर लेते हैं, राहुल गांधी इतने युवाओं के बीच जाते हैं और युवाओं से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कन्विंस कर पाए हैं युवाओं को? सर, मैं राहुल गांधी को समर्थन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हम युवाओं की ताकत है और हम युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे देश में दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ रही है पढ़ाई की वजह से, और तो युवाओं के लिए रोजगारी भत्ता भी स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल हो रहा है कि दावेदार बहुत हो गए हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या और भी दावेदारों पर विचार करती है जनता या खासतौर पर युवा वर्ग? सर, अभी तो सबसे जो करंट मुद्दा है वो है मोदी जी और राहुल गांधी। तो मैं तो मोदी जी का समर्थक हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। समर्थन के लिए कुछ ये तो पता होगा ना कि क्या किया है, क्यों समर्थन करते हैं, उसका कारण बताइए। सर, सबसे बड़ा कारण तो है उन्होंने देश की आत्मसम्मान के लिए बराबर हमले किए हैं। मतलब उन्होंने उरी के लिए भी जवाब दिया और एयर स्ट्राइक भी की। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के कारण युवा उनसे पसंद है और इसी के कारण उनको वोट करेगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, काफी हद तक। तो देश में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन हो, ये हमारे युवाओं की राय है, जिस पर वे प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे काबिल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को मानते हैं। लेकिन उनके अलावा यहाँ पर राजस्थान में कोई और दावेदार बनकर के सामने नहीं आता है। एक ब्रेक का बाद युवाओं के विचार आपने जाने, लेकिन क्या सोच रखता है युवा प्रधानमंत्री के दावेदारों को लेकर के, और दावेदारों में भी क्या वो योग्यता महसूस करता है, ये जानने की हमारी कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। और कुछ और युवाओं से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी की योग्यता और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की योग्यताओं में आपको लगता है कि कोई फर्क है, या उनमें प्रधानमंत्री की काबिलियत जो है वो यहाँ पर मैटर करती है?
सर प्रधानमंत्री के तौर पे मेरे को तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनकी जो थिंकिंग है वो सही लगती है, क्योंकि वो चीज़ जो कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है वो होगा, पर हमारे जो दूसरे राहुल गांधी जो बोलते हैं तो हमें लगता है हो सकता है, नहीं हो भी सकता। पहले जो गवर्नमेंट आई उनमें हमने ऐसा कुछ देखा नहीं कि उन्होंने बोला और वो 100% हुआ, पर मोदी ने कहा हम आतंकवाद पे हमारा एक्शन लेंगे, तो हमें उस पर एक भरोसा था और उन्होंने अंडर 10 डेज के अंदर उस पर काम करके दिखाया। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर कोई युवा है जो ये सोचता है कि उनमें काफी पोटेंशियल नजर आता है और वो युवाओं के हक की बात को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं? कोई आप में से बोलना चाहेगा कि राहुल गांधी कुछ युवाओं के लिए कर पाने में सक्षम है? आप में से कोई हाथ उठा करके बोले। राहुल गांधी की योग्यताओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनमें जो उनकी काबिलियत है उसके कारण वे एक नए भारत की नई सोच रखते हैं, ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर अभी हाल ही के इलेक्शन देखे जाएं तो उनमें उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो उस हिसाब से वो काफ़ी हद तक युवाओं तक पहुँचने की उन्होंने प्रयास किया है। मगर जिस स्थिति में अभी भारत है उसके अंदर जो हमारा नेतृत्व अभी है इस समय पर वो काफ़ी सॉलिड मजबूत है, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आ गई है, तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस बड़ी मजबूत होगी आगामी चुनाव के लिए। जी पिछला अगर चुनाव देखा जाए तो प्रियंका वाड्रा गांधी का रोल बहुत बड़ा रहा था, उन्होंने काफ़ी जगह अपना प्रभाव दिखा करके काफ़ी वोटों को अब कांग्रेस की तरफ बटोरा गया था। हमारे साथ कुछ युवा और भी हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि राजनीति में क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर अनपढ़ जो लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम तो ये होनी चाहिए कि 10th 12th पास हो, ये देखा जाता है कई बार। और अगर अपन पिछड़े हुए गाँव की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ को इतना देखते नहीं है, शादी जल्दी हो जाती है। अगर अपन ऐसे डेवलप्ड सिटीज़ की बात करें, जैसे जयपुर है, जयपुर की बात करें तो मतलब बच्चे बीटेक करते हैं और बीकॉम और ये सब में करते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस तो इतनी होती है सिटीज़ में। देश के भावी इंजीनियर हैं जो यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं उनके पास नहीं पहुँच जाऊँ और देश के मसलों पर कहीं उनसे बातचीत ना कर लूँ। और जो खास तौर पर आज हमारे साथ में यहाँ पर विमेन पावर की बात की जाती है, हमारे साथ में कुछ गर्ल्स यहाँ पर मौजूद है जो देश के बारे में सोचती हैं, लेकिन वो यहाँ पर शर्म भी महसूस कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि देश के मसलों पर आज की युवा को आगे आना चाहिए और अपनी बात एक मंच पर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल रखनी चाहिए। तो आप बताइए कि किस तरह के प्रधानमंत्री को आप पसंद करना चाहते हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात जो हम राजनीति में करते हैं वो होनी चाहिए या नहीं? सर क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आप मतलब अगर प्रधानमंत्री आप चूज़ कर रहे हैं वो अगर मिनिमम क्वालिफिकेटेड नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। हाल ही में प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जो बाध्यता थी उसे हटा दिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के साथ ही ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसके साथ ही जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सरकार के इस फैसले से कहीं न कहीं नाराजगी भी जताता है। क्या उनकी राय है शैक्षणिक योग्यता विधानसभा के चुनाव में या फिर निकाय चुनाव में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ये जानने की हमारी कोशिश है। हम इन युवाओं से बात कर रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि पढ़ा लिखा राजनेता होगा तो शायद ज़्यादा हमारी बात को समझ पाएगा? सर शिक्षा तो जीवन का महत्व हिस्सा ही है, अगर नेता ही अगर सही तरह से शिक्षित नहीं होगा तो देश को क्या संभालेगा। तो इसीलिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है नेताओं के लिए, और कम से कम तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि नेता सही से फैसला ले सके देश के हित के लिए। लेकिन अनपढ़ लोग जो हैं, लोकतंत्र का मतलब ये है कि हर वर्ग को मौका मिल सके, वो भी कई हद तक इस देश का हिस्सा हैं और वो भी अपनी बात को मजबूती के साथ रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि IQ होना ज़रूरी है, पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं होता, तो फिर बताइए। सर ये भी कथन सही है कि सर IQ होना ज़रूरी है, कि सर उस हिसाब से सर लॉजिक के अकॉर्डिंग ही वो अपना डिसीजन ले पाएंगे कि भाई क्या सही है, क्या हित के लिए है देश के लिए, क्या हित में नहीं है देश के लिए। तो सर कम से कम शैक्षणिक योग्यता सर जितनी है सर कम से कम 12वीं पास तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि सर 12वीं पास बच्चे के अंदर इतनी योग्यता होती है, इतना उसके अंदर दिमाग का विकसित हो चुका होता है कि वो अपने देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो डिसीजन ले सके। कम से कम कौन सी क्लास पास आप मानते हैं, या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर अनपढ़ को भी मौका मिलना? सर मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि लेकिन अपने जनरेशन में ऐसी मानसिकता रही है कि जो बंदा पढ़ना लिखना चाहता है वो राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहता। कुछ युवा हमारे साथ ऐसे हैं जो अपनी भाषण शैली से, या कह दीजिए कि जो अपनी पंक्तियों से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, और ऐसे युवा हमारे साथ में हैं। क्या कहेंगे इन मुद्दों के निचोड़ में आप? देखिए सियासत एक
कहीं कुछ स्तर तक सही रहती है, लेकिन सियासत हर जगह सही नहीं रहती। कि बुलंदी का नशा हर सिमतों का जादू तोड़ देती है, कि बुलंदी का नशा हर सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछियों के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। हमारे साथ और भी एक युवा मौजूद हैं जो अपनी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कि दरिंदों छोड़ दो भ्रम ये कि कर हम कुछ नहीं सकते, कि दरिंदों छोड़ दो भ्रम ये कि कर हम कुछ नहीं सकते, तुम्हारे संग कोई भी हो किसी से हम नहीं डरते। बहुत बात होती है चीन की साहब, और एक्सप्लोसिव की एक्चुअल क्वांटिटी मुझे पता नहीं, और अधिकतम 350 मानकर मैं चेतावनी देता हूँ कि तुमने 350 भेजा था हमने 1000 भेजा है, तुमने 350 भेजा था हमने 1000 भेजा है, वंशज भारती के हैं किसी का कुछ नहीं रखते। जय हिंद। तो देश की भावी पीढ़ी है जो यहाँ पर तैयार कर रही है अपने मानस को, अपनी रणनीति को। आगामी दिनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बेहद समझदारी के साथ ये अपने वोट का निर्णायक इस्तेमाल करेंगे।